Hello students, welcome to the joint venture of Science Study Center and Young's Mind Academy. Myself Mishkat Khan and I'm here to teach you human physiology. तो बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे. तो बच्चों देखो नॉलेज की तो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, ठीक है. तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, हम बस उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी कि हमारे लिए रेलिवेंट होंगी, ठीक है. अब ये तो आप सब जानते होंगे कि नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. एक तरह से एनसीईआरटी इज़ कंसिडर्ड एज बाइबल ऑफ नीट, ठीक है. तो एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं हम उसको यहाँ बहुत डिटेल में अच्छे से और कॉन्सेप्ट बना करके समझेंगे, ठीक है. और आप इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ वो आपके ईयरली एग्ज़ाम्स मतलब आपके 11th के एग्ज़ाम्स प्लस आपके नीट के लिए दोनों के लिए बहुत सफिशिएंट होगा, ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, दैट इज़ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. तो बच्चों डाइजेशन तो आप जानते ही होंगे कि डाइजेशन क्या होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances into simpler absorbable forms. So digestion is the process of conversion of complex food substances into simpler absorbable forms. ये तो होगी definition. And what does this definition mean? देखो बच्चों जो हम अपनी डाइट लेते हैं उसमें क्या होता है कि हम शुगर्स लेते हैं, हम फैट्स लेते हैं, ठीक है, हम प्रोटीन्स लेते हैं. बट क्या हमारी बॉडी इस फैट को, इस प्रोटीन को, इस शुगर्स को अब्जॉर्ब कर सकती है? ये सारे हमारी बॉडी में तभी अब्जॉर्ब हो सकते हैं जबकि ये अपने सिंपलर फॉर्म्स में हो. एंड व्हाट इज मेंट बाय दिस सिंपलर फॉर्म? जैसे कि अगर शुगर है तो दैट मस्ट बी इन इट्स मोनोमेरिक फॉर्म. इसके मोनोमेरिक फॉर्म क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सारे शुगर के मोनोमेरिक फॉर्म है. तो हमारी बॉडी स्टार्च नहीं अब्जॉर्ब कर सकती है. हमारी बॉडी क्या अब्जॉर्ब कर सकती है? ग्लूकोज, लैक्टोज. इसी तरह से हमारी बॉडी फैट नहीं अब्जॉर्ब कर सकती बट उसके सिंपलर फॉर्म्स जैसे कि फैटी एसिड्स हैं वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब कर सकती है. तो यही जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा फूड मॉलिक्यूल अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म से अपने सिंपलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म में आता है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. पहला पार्ट तो हम इसमें पढ़ेंगे डाइजेशन को हम दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं. पहले तो होंगे हमारी एनाटॉमी पढ़ेंगे हम डाइजेशन की एंड देन वी विल स्टडी द फिजियोलॉजी. अच्छा दीज माइट बी न्यू टर्म्स फॉर यू बट अब आप लोग समझ लीजिए बिकॉज यू आर द फ्यूचर मेडिकोस. तो आप लोग समझ लीजिए कि एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम. एनाटॉमी में हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डाइजेशन के साथ मतलब डाइजेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है. और फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि डाइजेशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है, कौन सी एंजाइम्स हैं, किस पर एक्ट कर रही हैं, कहाँ पर एक्ट कर रही हैं, फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट कर रही हैं. ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना ये हम फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे जो कि हम बाद में देखेंगे. और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में वो हम एनाटॉमी में देखेंगे, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बेटा ये जो एनाटॉमी है इसको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. वन वुड बी आवर मेन एलिमेंट्री कैनाल and second would be associated glands, ठीक है. अब इस एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट वन इज लिवर
एंड देन वी हैव पैनक्रियास। ठीक है, तो बच्चों एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें देखो दो पार्ट आ जाते हैं। एक तो हमारा ये होता है जो कि मेन एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये यहाँ से जितने पिंक पोर्शन में है और ये वाला जो है ये है हमारी मेन एलिमेंट्री कैनाल जिसके थ्रू फूड पास होता है। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटेड ग्लैंड्स? ऐसे ग्लैंड्स जो कि इस डाइजेशन में अपने सिक्रीशंस के थ्रू हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हो जाती हैं? ये आपके यहाँ पे ये लिवर हो गया, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पैनक्रियाज हो गया, एंड देन इन द बकल कैविटी वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, इसको आप लोग ही बताएंगे कि इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, या फिर हम इसी को दूसरा नाम और क्या देते हैं? बक्कोफैरिंजियल कैविटी। वाई बक्कोफैरिंजियल? बिकॉज ये जो बक्कल कैविटी होती है ये फैरिंग से भी तो एसोसिएटेड होती है, तो हम इसको एक मिला करके एक नाम दे देते हैं जो कि होता है बक्कोफैरिंजियल कैविटी। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिख रहा है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे पूरा ये आ रहा है, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। देन ये जो इसोफेगस इस डायलेटेड स्ट्रक्चर में, ये जो बड़ा सा आपको ये पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा स्टमक। जब बच्चों बेसिक चीज़ें हैं तो आपने अपने 6, 7, 8 वगैरह में ऑलरेडी ही पढ़ रखी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से जो पूरा पोर्शन शुरू हो रहा है, ये पूरा पोर्शन जितना भी ये बाकी सारा पिंक पिंक में है, ये सारे हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देन वी हैव दिस लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों ये वाला जो पूरा पोर्शन चल रहा है ये क्या होता है? ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ड्यूडेनम, ये जो आपको सी शेपेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है ड्यूडेनम। देन वी हैव जेजुनम एंड लास्टली वी हैव इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए, duodenum, then we have jejunum and lastly we have ileum। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट से अवेयर कराना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने इलियम की स्पेलिंग ILEUM लिखी है। ठीक है, तो ये वो वाला इलियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। एक दूसरा भी इलियम होता है जिसकी स्पेलिंग होती है ILIUM। ठीक है, वो वाला जो इलियम होता है वो एक बोन का पार्ट होता है, हमारी जो प्यूबिक बोन होती है उसका पार्ट होता है। तो आपको कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया ना कि जो आई वाला है ILIUM वो बोन का पार्ट होता है और ये वाला जो इलियम है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अब बच्चों हम एलिमेंट्री कैनाल के जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? बक्कल कैविटी से। मुझे ये सारी चीज़ें आप खुद ही बता देंगे कि जो बक्कल कैविटी है उसका जो रूफ होता है वो किससे बना होता है। आप टच करके देखिए अपने टंग से ऊपर की तरफ,
ये जो चीज़ आप टच कर पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैलेट, ठीक है। तो बकल कैविटी की जो रूफ होती है वो किससे बनी हुई होती है बच्चों? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तब तक हम सिर्फ समझते हैं कि जो बकल कैविटी की जो रूफ बनी होती है वो किससे बनी होती है बच्चों? पैलेट से बनी होती है। और जो साइड्स होते हैं, साइड में क्या होगा? टीथ होती है। और जो फ्लोर होती है, फ्लोर पे क्या होती है? टंग होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पैलेट के बारे में समझेंगे। तो बच्चों जब आप पैलेट टच करेंगे अपना, तो आप खुद फील कर पाएंगे कि जब आप आगे की तरफ टच कर रहे होंगे, आगे मतलब जब आप एंटीरियरली टच कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा हार्ड फील होगा। और वही चीज़ जब आप पीछे की तरफ मतलब जब आप पोस्टीरियरली टच करेंगे तो आपको थोड़ा सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। तो आगे वाला हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें बोन की प्रेजेंस है। किन बोन्स, कौन सी बोन्स होती हैं उसमें? उसमें दो बोन्स होती हैं, एक है आपका मैक्सिला, दूसरा है आपकी पैलेटाइन बोन। ये दोनों बोन हार्ड पैलेट को हार्ड बनाती है। सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है, म्यूकस की लेयर है। तो ये सारी चीज़ें स्मूथ होती हैं तो वो स्मूथ पैलेट होता है, ठीक है, स्मूथ सॉफ्ट पैलेट होता है। अब बच्चों एक चीज़ और होती है कि जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है वो पीछे की तरफ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में हंग कर रहा होता है। आप सभी अगर मिरर के सामने अपना मुंह खोल करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पीछे की तरफ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हैंग कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं यूव्यूला। क्या बोलते हैं? यूव्यूला, UVULA। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वेलम पैलेटाई होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसका इस वेलम पैलेटाई का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले ये वाली ये खोलेंगे। तो बच्चों देखिए ये वाला जो आपको इस डायग्राम में ये वाला जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है ये क्या है? आपका पैलेट है। इस पैलेट में भी जो ये एंटीरियर पोर्शन दिख रहा है ये कैसा? ये क्या है आपका? ये है हार्ड पैलेट, ठीक है। ये हार्ड पैलेट हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू बोन्स, मैक्सिला एंड द नेक्स्ट इज पैलेटाइन। आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता दें कि जो मैक्सिला होती है ये आपकी अपर जॉ बोन होती है। लोअर जॉ बोन कौन सी होती है? मैंडिबल। और अपर जॉ बोन कौन सी होती है? मैक्सिला, ठीक है। ये जो पीछे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होता है? ये होता है सॉफ्ट पैलेट। This palate is soft because of presence of smooth muscles, connective tissues, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड ये जो आप ये हैंगिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं? ये होता है यूव्यूला। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेलम पैलेटाई, ठीक है। तो अब बच्चों आप देखेंगे कि ये वेलम पैलेटाई ये यूव्यूला है। नीचे की तरफ जो ये आपको ये पाइप जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है ये क्या होता है? हमारा ईसोफेगस होता है, ठीक है। और ये पाइप जो आगे की तरफ दिख रहा है वो क्या होता है? ट्रैकिया, ठीक है। तो अब ये समझिए आप कि जब हम अपने बकल कैविटी, ये बकल कैविटी आपको दिख रही है, ये टंग है हमारी, ठीक है। तो जब हम फूड इनटेक करते हैं तो इस फूड के पास कई सारे रास्ते होते हैं। या तो ये पीछे की तरफ आपके ये पीछे वाले ऊपर में नेजल कैविटी में भी जा सकते हैं क्योंकि अपर्चर तो ऊपर भी प्रेजेंट है, स्पेस है जिससे कि वो नेजल कैविटी में जा सकता है। या फिर वो इस ईसोफेगस में आ सकता है जो कि फूड पाइप होता है। या फिर वो कहाँ जा सकता है? इस विंड पाइप मतलब कि ट्रेकिया में भी जा सकता है। तो बच्चों हमें तो अपना फूड कहाँ चाहिए? ईसोफेगस में चाहिए, बट जाने के रास्ते तो उसके पास नेजल कैविटी में भी है और ट्रैकिया में भी है। तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करती है? देखो ये जो यूव्यूला होता है ये जब हम डेग्ल्यूट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को सॉलो करते हैं तो ये ऊपर उठ करके इस नेजल अपर्चर को बंद कर देता है,
ठीक है। नेजल अपर्चर या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल नेजल पोर्स। ये जो हमारे बाहर हम देखते हैं, ये जो हमारे दो पोर्स हैं, ये होते हैं एक्सटर्नल नेजल पोर्स, और जो अंदर की तरफ है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होते हैं इंटरनल नेजल पोर्स। और जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर यूविला होता है, ये पीछे की तरफ एलिवेट कर जाता है, और एलिवेट करके ये इंटरनल नेजल पोर्स को कवर कर लेता है। तो अब फूड का वो पैसेज तो ब्लॉक हो गया जिसमें कि वो नेजोफैरिंग्स में जा सकता था। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभी भी फूड के पास दो रास्ते हैं, वो इसोफेगस में भी जा सकता है और वो ट्रेकिया में भी जा सकता है। तो इस ट्रेकिया में जाने को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, ये जो विंड पाइप है, इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे उठा रहता है, लेकिन जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये ऐसे फ्लैप के क्लोज हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा फूड पाइप भी ब्लॉक हो जाता है। विंड पाइप जो ट्रैकिया होता है वो कवर हो जाता है। अब उस टाइम पे क्या होगा कि अब फूड के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो ओरल कैविटी से सीधा इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, आई गेस ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इस डायग्राम को, इस ओरिएंटेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हमें कन्फ्यूजन होती है कि वो फेरिंग्स वाले पोर्शन में चीज़ें कैसे अरेंज हैं, कैसे, कहाँ एपिग्लॉटिस है, कहाँ यूविला क्या कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड इज एनीथिंग लेफ्ट? देयर इज वन मोर थिंग कि जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया होती है, इस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस इज नथिंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर, इट इज सिंपली द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, उस ग्लॉटिस को कवर करने वाला कौन है, एपिग्लॉटिस है। तो दिस इज द ग्लॉटिस और दिस इज एपिग्लॉटिस, तो फूड को स्वॉलो करते टाइम ये क्लोज कर लेता है। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग ऑफ ये होती है, इसोफेगस की भी जो ओपनिंग होती है, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम बोलते हैं गलट। ठीक है, तो जो गलट होता है वो किसी चीज़ से कवर्ड नहीं होता है, देयर इज नो स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपीगलट। तो आप ग्लॉटिस के साथ एपीग्लॉटिस तो होता है, बट गलट के साथ कभी भी एपीगलट नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पैलेट के बारे में पूरा समझा और हमने पूरी इसकी मैकेनिज्म समझ ली। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे, हमने ये रूफ वाली चीज़ पढ़ ली अपनी, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी बकल कैविटी में क्या आता है, टंग आती है। अब इतना तो जनरल आपको पता है कि टंग फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, और ये जो मैंने सरफेस यहाँ पे ये जो डायग्राम के थ्रू मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपका ऊपर वाला सरफेस, अगर हम अपनी टंग बाहर निकालें, ये जो ऊपर वाला सरफेस जो हमें दिखाई देगा वो यहाँ पे ड्रॉन है। ठीक है बच्चों, चलो टंग का स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे जो आप एक स्लाइट रेड सी लाइन देख पा रहे हैं, जो कि आपके टंग को राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रही है, दैट इज नोन एज मीडियन सल्कस। इट इज कॉल्ड एज मीडियन सल्कस। बेटा सल्कस एक क्या होता है, एक जनरल टर्म होता है। कहीं पे भी हम बायोलॉजी में जब किसी डिप्रेशन कहीं प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सल्कस बोल देते हैं। ठीक है, अभी आप ब्रेन पढ़ेंगे तब भी आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो हमारी ब्रेन की लेयर्स ऐसे ऐसे फोल्डेड होती है ना, तो उसमें से जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायराई बोलती है या फिर गायरस बोलते हैं। सॉरी, जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट होता है उसको हम सल्कस बोलते हैं। ठीक है, तो जो सल्कस होता है वो इसी डिप्रेस पार्ट को बोलते हैं, और ये मीडियन सल्कस है जो कि आपकी टंग को राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पीछे एक और सल्कस देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला एक सल्कस होता है, ये आपके टंग को पीछे की फेरेंजियल पार्ट में और आगे के पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये जो सल्कस होता है, इस सल्कस के आगे ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं सर्कमवेलेट पैपिला।
सर्कमवेलेंट पैपिला, देखो बच्चों जो हमारी टंग होती है उसमें बहुत सारे पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। अब ये पैपिला क्या होता है कि जो अपर एपिथेलियल लेयर होती है हमारी टंग की, वो थोड़े से ऐसे रेज्ड स्ट्रक्चर्स के ऐसे रेज्ड और इस तरह से बनी हुई होती है। तो उससे जो रेज स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं पैपिला। उस पैपिला की खास बात क्या होती है कि कई सारे ऐसे पैपिलाज होते हैं जिसमें कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टेस्ट बड्स से हम क्या करते हैं, टेस्ट रिसेप्शन का काम लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो पैपिला होता है ना वो कई सारे टाइप के हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे अगर एक बार लिख दूँ, एक हो गया आपका सर्कमवेलेंट पैपिला, दूसरा आपका हो गया फंगीफॉर्म, फिर है आपका फिलीफॉर्म, इट्स नॉट पी, and the last one is foliate। ठीक है, तो ये 4 टाइप के पैपिलाज होते हैं जो कि हमारे टंग की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आई एम डिलीटिंग दिस, होप यू हैव ऑलरेडी नोटेड इट डाउन so you can have extra space to write। ओके बच्चों, तो जो सर्कमवेलेंट पैपिला है वो मैंने इस डायग्राम में ऑलरेडी लेबल कर दिया है कि जो सल्कस के आगे जो एक इन्वर्टेड, अगर आप देखेंगे तो ये किस तरह से अरेंज है, इन्वर्टेड वी शेप में अरेंज होते हैं। ठीक है, सर्कमवेलेंट पैपिला की खास बात क्या होती है कि ये लार्जेस्ट इन साइज होता है। ठीक है, दीज आर लार्जेस्ट and are arranged in inverted V-shaped pattern। ठीक है, next we have fungiform। this fungiform is mushroom shaped and it is present all over the surface of tongue। surface tongue की जो पूरे surface पे वो present होगा वो कौन सा होगा, fungiform होगा, present all over the surface। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस फिलीफॉर्म पैपिला। बच्चा जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है उसमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ मेंट फॉर द टेक्टाइल रिसेप्शन। अब ये टेक्टाइल रिसेप्शन क्या होता है, टेक्टाइल रिसेप्शन का मतलब है ऐसा रिसेप्टर जो कि हमें टच का सेंसेशन दे। अगर हम अपनी ज़ुबान पे कुछ भी चीज़ रखते हैं और हम उसका एहसास होता है, उसका फील होता है, हम उसको समझ पाते हैं कि ठीक है कोई चीज़ है, टच कर रही है, तो वो किसकी वजह से होता है, इस फिलीफॉर्म की वजह से होता है। तो दिस फिलीफॉर्म हैज़ टेक्टाइल रिसेप्टर्स। टेक्टाइल मीन्स दीज आर टच रिसेप्टर्स। बच्चों इसमें क्या होता है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। देन वी हैव फोलिएट। ये जो फोलिएट होते हैं जो ये साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे टंग के दोनों मोस्ट लैटरल पोर्शन में जो पैपिला प्रेजेंट होता है उस पैपिला को हम क्या बोलते हैं, फोलिएट पैपिला बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट लैटरली। और बच्चे इनकी एक और चीज़ होती है वो ये कि फोलिएट पैपिला में चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके फोलिएट पैपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये फोलिएट पैपिला में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डीजेनरेट करते चले जाते हैं। तो अडल्ट फॉर्म में फोलिएट में टेस्ट बड्स नहीं होते हैं बट बच्चों में होते हैं। ठीक है, आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट। हाँ बच्चों, एक चीज़ और है कि ये जो टंग होती है, ठीक है, टंग हमारे माउथ में अगर आप देखेंगे तो एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ। देखो हर बार अब ये आगे पीछे इस तरह के टर्म्स में हम बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे हमेशा एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे और लैटरल मतलब साइड वाइज। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें। उसके बाद हाँ, तो जो टंग होता है उसका जो एंटीरियर पार्ट है, देखो बच्चों ये कैसा होता है, ये मोबाइल होता है, हम इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है क्या हम उसे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो होता है वो टंग वो पीछे हायोइड नाम की एक बोन होती है। क्या बोन होती है वो, हायोइड बोन होती है।
जिससे कि ये टंग जो है पीछे की तरफ अटैच्ड होता है, ठीक है। एक बारी एएमयू का जब नीट नहीं होता था, सारे एग्जाम्स इंडिविजुअल होते थे, तब एएमयू का ये क्वेश्चन था कि कौन सी बोन ऐसी है जो कि सिंगल है, मतलब मोस्ट ऑफ द बोन्स कैसे होती हैं, पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये था, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, क्वेश्चन ये था कि कौन सी बोन है जो कि पेयर्ड नहीं है। तो हायोइड बोन कैसी होती है, वो अनपेयर्ड होती है, वो सिंगल होती है, ठीक है। और कहाँ पे होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसपे कि हमारा टंग क्या करता है, पीछे की तरफ रेस्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर रखा होता है, ठीक है। बच्चों अगर आप टंग अपना एलिवेट करोगे, ऐसे एलिवेट किया जाए टंग, तो आप देखोगे कि आपको बीच में एक वो दिख रही है, एक मेम्ब्रेनस फोल्ड दिखेगी। ये जो मेम्ब्रेनस फोल्ड होती है, इसको हम बोलते हैं लिंगुअलम फ्रेन्युलम। लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। आई गेस आपने ये सब लिख लिया है और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, फ्रेन्युलम लिंगुआ। ये दिस इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड दिस इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड जिसके थ्रू टंग क्या होती है, हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे अटैच्ड होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी टंग में, जो हमने टंग का डायग्राम ऐसे समवॉट इस तरह से ड्रॉ करा था, बीच में एक ये सल्कस प्रेजेंट था, ठीक है। इस सल्कस के पीछे आपने कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से आप करके देख पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। तो ये लिंगुअल टॉन्सिल क्या होता है, लिंगुअल टॉन्सिल आर अ ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में जो 2 टाइप के फ्लूइड सर्कुलेट कर रहे होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। और दूसरा फ्लूइड जो सर्कुलेट करता है वो क्या होता है, लिम्फ होता है, ठीक है। तो लिम्फ को सर्कुलेट करवाने के लिए लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। कुछ ऐसे एक समझ ले सकते हैं आप, जंक्शन, मतलब जंक्शन नहीं बट एक स्टॉपेज के फॉर्म पे, कि लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि लिम्फ होकर के पास करता है, ठीक है। तो उन्हीं लिम्फेटिक टिश्यूज का जो अक्यूमुलेशन होता है हमारे टंग के पोस्टीरियर पार्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। आपने कभी इन जनरल सुना भी होगा लोगों को बोलते हुए कि भैया टॉन्सिल हो गया है, तो लोग गलत बोलते हैं। इट्स नॉट कि टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल तो हमेशा से था, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं हो गई, बट हमें एक्चुअली में बोलना चाहिए कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है। हम क्या बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस। अब ये टॉन्सिल और टॉन्सिलाइटिस पे क्या डिफरेंस है, आइटिस का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों। आइटिस जो वर्ड होता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑफ, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बच्चों कोई भी ऐसी प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि जब आपके बॉडी में कोई भी एक फॉरेन मटेरियल आता है या कुछ भी आपके बॉडी को हार्म करने आता है, तो बॉडी की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और जब भी हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम आइटिस वर्ड से करते हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब हमने टंग भी पढ़ लिया, हमने अपने बकल कैविटी में पैलेट पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टीथ्स।